गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। मेरे दोस्त, हम भी जुटे हुए हैं आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर फेमस लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रसिद्ध जिले। हम पढ़ रहे थे दोस्त फेमस लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रसिद्ध जिले। कल बच्चों हमने उत्तर प्रदेश की जिलों को पढ़ लिया था, उत्तराखंड की जिलों को भी हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं कहां से? राजस्थान से। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले राजस्थान। दोस्त, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी झील आपको याद रखनी है? एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। राजस्थान की झील ज्यादा हैं तो एक ट्रिक से याद रखें कि बच्चों, फतेह और जय, ये दो दोस्त हैं। घर वाले जब इनसे शादी की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे अपनी शादी से परेशान और शादी की बात से बच्चों ये अब नकार देते हैं। ऐसे थोड़ी सी आपको कहानी बना लेनी है कि फतेह और जय दोनों शादी, और शादी बच्चों ये नकार कर देते हैं, ठीक है, मतलब मना कर देते हैं। तो यहां से हम 5-6 जिले पढ़ लेंगे। फतेह से मेरे दोस्त बनेगा फतेह सागर। फतेह सागर झील। बच्चों, जय से बनेगा जयसमंद झील। कौन सी झील होगी ये हमारी? जयसमंद झील। और जयसमंद से मिलता जुलता शब्द है राजसमंद। तो याद रखना है आपको जयसमंद के साथ साथ राजसमंद झील। बच्चों, ये जो सा है ना, सा, इससे बनेगी आपकी सांबर झील। सांबर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है मेरे दोस्त। अंतर्देशीय का मतलब होता है कि समुद्र के पास ये झील स्थित नहीं है, ये जमीन के बीचों बीच स्थित है, इसके आसपास कोई सागर नहीं है। फिर भी मेरे दोस्त इस झील का पानी जो है वो खारा है, ठीक है। तो ऐसी झील जो किसी जमीन के बीचों बीच है, समुद्र उसके पास नहीं है, और सबसे बड़ी झील आपसे पूछ ले तो वो आपकी राजस्थान की सांबर झील होगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के जो लोग हैं ना, वो नमक उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी झील से करते हैं? तो आप बोलेंगे सांबर झील से ही राजस्थान में नमक उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। राजस्थान में नमक उत्पादन
इसी झील से सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे यहां पर जो ये दी है, दी, इसको हम मान लेंगे डी, और डी से क्या बन जाएगी, डिडवाना लेक, इसको हम बोल देंगे डिडवाना झील। तो ये भी राजस्थान की झील है। नकारने से मेरे दोस्त बन जाएगी नक्की झील। और आपसे कोई पूछ ले कि नक्की झील कहाँ है, तो मेरे भाई ये माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है। माउंट आबू क्षेत्र राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसको हम शिमला ऑफ राजस्थान बोलते हैं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है, राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो नक्की झील आप याद रखेंगे। ठीक है इसके अलावा मेरे दोस्त हम और कौन सी झील यहां पर याद रखें, इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक झील है पंचपदरा। पंचपदरा झील, पंचपदरा झील जो है ना, ये सबसे खारी झील है। मतलब इसके पानी के अंदर सबसे ज्यादा साल्ट पाया जाता है। यहां पर एरिया नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सी झील का पानी सबसे ज्यादा खारा है। अब बड़ी झील तो यहां पर बच्चों सांबर होगी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेकिन यहां पर जल पूछा जा रहा है, ना कि एरिया। तो सबसे खारी झील जो होगी ना, जिसके अंदर साल्ट सबसे ज्यादा होगा, वो पंचपदरा झील होगी। और पंचपदरा झील भी मेरे दोस्त राजस्थान की ही झील होगी, क्योंकि ये आपका राजस्थान राज्य है। इसके अलावा एक झील ऐसी है जिसको हम पवित्र झील के नाम से भी जानते हैं, और वो पवित्र झील कौन सी होगी, पुष्कर झील होगी। तो राजस्थान के अंदर एक झील है मेरे दोस्त, पुष्कर झील। और पुष्कर झील को हम क्या बोल देते हैं, पवित्र झील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पवित्र झील हम इसे बोल देते हैं। ठीक है याद रखोगे, याद रखेंगे सर। इसके अलावा एक दो झील और मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। उदय सागर झील याद रख लेना, बस बाकी सारी की सारी झील अपनी आ जाती है। एक झील और याद रख लेना, उदय सागर झील। और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को ही कहा जाता है बच्चों, जो राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है तो आपसे कोई पूछ ले कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। झीलों की नगरी किसे हम बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। कीजिएगा फटाफट नोट। इसके बाद बच्चों हम गुजरात की झील पढ़ते हैं। राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है आपका, वहां पर भी 3-4 झील हैं। हमीरसर बड़ी इंपॉर्टेंट झील है गुजरात की, वो हम पढ़ेंगे। तो आज झीलों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल से कृषि पशुपालन, या आज से ही शुरुआत कर देंगे हम कृषि पशुपालन की। गुजरात बच्चों, गुजरात के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट झील है हमीरसर झील। हमीरसर झील याद रखिएगा। एक झील है बेटा उकाई झील, एक झील है नल सरोवर झील, एक है सूर सागर झील, एक है सूर सागर झील। ठीक है ना। और एक झील याद रख लीजिएगा कंकरिया झील, 5वें नंबर पे कंकरिया झील। तो ये पांचों की पांचों झील कौन से स्टेट में याद रखेंगे, गुजरात के अंदर।
मेरे दोस्त गुजरात के बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा व चंडीगढ़, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, तो हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट झीलों में बच्चों एक तो बड़खल झील याद रखेंगे, ये फरीदाबाद जिले में है। एक सुल्तानपुर झील याद रखेंगे, ये गुरुग्राम जिले में है। सुल्तानपुर झील। मेरे दोस्त एक दमदमा झील याद रखेंगे, ये भी गुरुग्राम में है। एक याद रखेंगे हम बिंडावास, बिंडावास झील। और एक झील याद रख लेंगे चंडीगढ़ के अंदर, सुखना झील। तो सुखना झील जो है मेरे दोस्त ये चंडीगढ़ में है, बाकी सारी की सारी हरियाणा में है। बाकी सारी की सारी कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। कीजिएगा फटाफट नोट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद भाई। अच्छा, आप गुजरात से हो, बहुत बढ़िया बेटा। कहाँ कहाँ से जुड़े हो? पंजाब के अंदर भी पढ़ लेंगे भाई, एक दो झील है पंजाब के अंदर, कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं ना, पेपर में वो पूछी जाती है, ठीक है। पंजाब के अंदर भाई, पंजाब वाला भाई कोई नाराज मत हो जाना कि सर हरियाणा में तो पढ़ा दिया आपने, पंजाब में नहीं पढ़ाया। तो बेटा पंजाब के अंदर दो झील याद रख लेना, फिर तुम नाराज मत होना, तो मैं दो झील में करवा देता हूं। एक झील है कांजली झील। कौन सी झील? कांजली झील। और एक झील है रोपड़ झील, ठीक है। लद्दाख के अंदर भी बच्चों फिर दो झील याद रख लेना, ये है लद्दाख। और लद्दाख के अंदर जो दो झील याद रखोगे उसमें एक तो है पैगोंग, पैगोंग लेक। इस झील का पानी बड़ा साफ है बच्चों, ठीक है। और एक झील है सोमोरिरी, एक पैगोंग झील है और एक सोमोरिरी, ठीक है। तो याद रखोगे एक पैगोंग और एक सोमोरिरी, ये झील कहाँ होगी मेरे दोस्त? ये पंजाब के अंदर होगी, ठीक है। छोटी छोटी झीलें और पढ़ लेते हैं बेटा। यहां पर है मेघालय, और मेघालय के अंदर एक झील आपसे पूछी जाएगी जिसका नाम होगा उमियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उमियम झील कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे मेघालय के अंदर है, ठीक है। यहां है बच्चों सिक्किम। सिक्किम के अंदर भी एक झील आपको याद रखनी है जिसका नाम होगा चोलामू। सिक्किम के अंदर जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची झील बताओ, हाईएस्ट लेक। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। और एक मेरे दोस्त चोलामू झील से नदी निकलती है तिस्ता। तिस्ता नदी का उद्गम, ओरिजिन पॉइंट ऑफ तिस्ता रिवर कौन सी लेक हो जाएगी बच्चों? चोलामू लेक हो जाएगी, जो कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। कहां है दोस्त? सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना, ठीक है। चलेगा, नोट करो फटाफट।
हाँ भाई, केरल में भी पढ़ेंगे, कर्नाटक में भी पढ़ेंगे, सारी जगह पढ़ेंगे, उड़ीसा में भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त, सारी जगह पढ़ेंगे। लोनार झील भी पढ़ेंगे महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल। महाराष्ट्र के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो उल्का पिंड गिरने से या ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है लोनार झील, जिसका पानी जो है बेटा वो बड़ा क्या है, गर्म है। चलेगा। यहां पर फिर मैं आप लोगों को मणिपुर के अंदर बता देता हूं, मणिपुर। तो आपसे कोई पूछ ले कि मणिपुर के अंदर कौन सी झील है, सबसे इंपॉर्टेंट झील है मणिपुर के अंदर लोकटक। बच्चों ये जो लोकटक झील है ना, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, पूर्वी भारत की ताजे और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चों इस झील के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबूल लामजाओ। कैबूल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ऐसी झील बताओ जिसके बीचों बीच एक नेशनल पार्क है, जिसको हम पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या बोल देंगे, विश्व में पानी में तैरता एकमात्र नेशनल पार्क। विश्व में पानी में तैरता एकमात्र नेशनल पार्क। विश्व में पानी में तैरता एकमात्र नेशनल पार्क, जिसको इंग्लिश में फ्लोटिंग पार्क बोल देंगे, है ना, फ्लोटिंग पार्क हम बोल देंगे, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हाँ बिल्कुल, गली सड़ी जो वनस्पति होती है जिसको फुमडीज बोलते हैं, ठीक है, या फमडीज बोलते हैं बेटा, वो तैरती रहती है, वो तैरती रहती है। सर सिक्किम में और भी कोई झील है बेटा, एक झील और है। अब ऐसे बहुत सारी झीलें होती हैं, सारी की सारी झीलें नहीं पढ़नी होती आपको, है ना। सिक्किम के अंदर एक झील गुरु डोंगमर झील भी है। मैं एक दो झील को जानबूझ के छोड़ रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। बहुत सारी झीलें हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मैं फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए वो हम पढ़ें। ठीक है, चलेगा। मिजोरम के अंदर कौन सी झील है बेटा, पाला नाम की झील है मिजोरम के अंदर। पाला लेक है, पाला झील उसे हम बोलते हैं। मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल। अ, तो याद रखिएगा बेटा, मिजोरम, मिजोरम के अंदर कौन सी झील है। ठीक है बेटा, मिजोरम के अंदर है पाला लेक, PALA, पाला लेक। एक एक झील याद रखनी बस, ज्यादा नहीं, पाला झील। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक से
बच्चों हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी झील है, तो उड़ीसा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट झील होगी चिल्का। उड़ीसा के अंदर कौन सी झील है? चिल्का झील है। बच्चों ये जो चिल्का झील है ना, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे कोई पूछ ले कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी मेरे दोस्त? चिल्का होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी क्या होगी? झील होगी। ठीक है ना, खारे पानी की ये क्या होगी? सबसे बड़ी झील होगी। बच्चों हम बात करें तो खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील समुद्र के पास है, और समुद्र के पास है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सबसे बड़ा लैगून भी बोल देंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा लैगून होगा। तो बेटा ये भारत का सबसे बड़ा क्या होगा? लैगून होगा। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है यहां, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर आपको ये झील याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोलेरू झील और तो कोलेरू झील और पुलिकट झील, तो ये आपको ध्यान रखना है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। बच्चों हम बात करेंगे तो ये जो पुलिकट झील है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों के बीच दोस्त ये विवाद का कारण है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच ये विवाद का कारण है। ठीक है, इस पुलिकट झील का बच्चों 80% जो भाग है ना, वो आंध्र प्रदेश में है, और इसका 20% जो भाग है वो तमिलनाडु में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। कीजिएगा फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, राज्यों में विवाद तो होगा ना, कोई भी झील जो बॉर्डर के ऊपर होगी बेटा, कोई भी झील जो बॉर्डर के ऊपर होगी तो उसको लेकर विवाद तो होगा ही होगा। ठीक है, चलेगा। आंध्र प्रदेश के साथ लगता ही है तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य। तेलंगाना जो राज्य है, यहां पर हुसैन सागर, व उस्मान सागर, ठीक है, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील। तो आपसे कोई पूछ ले कि हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कहाँ है, तो बेटा आप बोलेंगे तेलंगाना राज्य में। इसके अलावा हम बात करेंगे केरला की, ये आपका केरला स्टेट होगा। और केरल राज्य के अंदर जो जो झील है आपसे पूछे तो आप बोलेंगे वेम्बनाद झील। केरल के अंदर है वेम्बनाद झील। अष्टमुदी झील, ठीक है। वेम्बनाद जो झील है मेरे दोस्त, ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होगी? वेम्बनाद झील मेरे दोस्त होगी। कहां पर? केरल के अंदर, ठीक है। यह है महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक झील याद रखनी है जिसका नाम होगा दोस्त लोनार झील। लोनार झील। और आपसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील कौन सी है? ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से ये बनी झील है। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है बेटा आवाज। फटाफट कीजिएगा नोट मेरे दोस्त। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे कृषि और पशुपालन पढ़ना। फटाफट एक बार नोट कीजिएगा। और छोटा सा टॉपिक है कृषि, और कृषि को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप सारे के सारे किसान परिवारों से ही आते हैं। खेती बाड़ी मेरे दोस्त घर में करते होंगे। हाँ, कई इसको उल्का पिंड से भी बोल देते हैं ना। ये लोनार झील जो है, ये भी बोला जाता है कि ये उल्का पिंड गिरने से बनी है। तो बच्चों, चाहे ज्वालामुखी हो चाहे उल्का पिंड हो, आंसर आपको लोनार बोलना है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है। चलेगा, हेडिंग डालिएगा बच्चों कृषि। आप सारे के सारे किसान परिवार से आते हो, खेती बाड़ी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है मेरे दोस्त, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो मेरे दोस्त आपको बोलना है कि ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड, भूमि की जुताई करना। इसका अर्थ क्या होगा?
भूमि की जुताई करना, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इसे बोलेंगे, भूमि की जुताई करना। इसका अर्थ होगा जब हम जमीन को खोदते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है बच्चों। हम बात करें तो अपने देश में सबसे ज्यादा लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं? खेती बाड़ी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो देश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं कृषि और कृषि उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कृषि और कृषि उद्योग के साथ क्या है, सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें अपने देश के अंदर, तो बच्चों ऋतुओं के आधार पर खेती बाड़ी की जाती है। और ऋतुओं के आधार पर हम बात करें कि कितने प्रकार की फसलें बोई जाती है, तो आपको बोलना है 3 प्रकार की। तो ऋतुओं के आधार पे फसलों के प्रकार आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है कि देश के जो किसान है वो सीजन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की जो फसलें हैं वो अपने खेतों के अंदर बोते हैं और काटते हैं। बच्चों हम बात करेंगे तो पहली जो फसल होगी उसको हम बोलेंगे रबी क्रॉप, रबी फसलें। सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा खरीफ फसलें, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा जायद क्रॉप्स, जायद फसलें। तो मेरे दोस्त ये 3 प्रकार की जो फसलें हैं ना वो बोई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो तीसरा टाइप क्या होगा, जायद होगा। अब रबी की फसल कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम रबी क्रॉप्स को पढ़ेंगे, फिर हम खरीफ को पढ़ेंगे, फिर हम जायद को मेरे दोस्त पढ़ेंगे। रबी फसलें, बेटा रबी जो फसलें होती है ना, आपसे एक तो पूछा जाएगा इनके बोने का समय कि इनको कब बोया जाता है। तो आप बोलेंगे कि रबी की फसलें जो बोई जाती है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोई जाती हैं। अक्टूबर व नवंबर मंथ में, महीने में। तो बच्चों अक्टूबर नवंबर के अंदर सर्दी क्या है, शुरुआत हो जाती है सर्दी की, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनको बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, बोते समय कम तापमान। और जब इनको हम काटेंगे उस समय मेरे दोस्त वातावरण जो है ना वो कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। काटते समय शुष्क वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर सर हम काटते कब हैं, हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड इसका क्या होगा,
काटने का समय, काटने के समय को बेटा हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम, काटने का समय। काटने का समय क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे काटने का समय होगा मार्च अप्रैल। मार्च और अप्रैल मेरे दोस्त। आपसे कोई पूछ ले कि इन फसलों को हम अन्य किन नामों से पुकारते हैं, तो इन फसलों का जो अन्य नाम होगा बेटा वो आषाढ़ी फसल होगा। इनको हम इंग्लिश में भी आषाढ़ी बोलेंगे, आषाढ़ी क्रॉप, आषाढ़ी फसल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आषाढ़ी फसल। अन्य नाम के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि जब रबी की फसल पक्के तैयार होती है ना बच्चों, जब रबी की फसल पक्के तैयार होती है तो रबी की फसल पकने की खुशी में एक तो किया जाता है नृत्य, डांस, और एक मनाया जाता है बच्चों त्योहार, फेस्टिवल। तो आपसे कोई पूछ ले कि नृत्य कौन सा किया जाता है, तो आप बोलेंगे लूर डांस किया जाता है। लूर नृत्य किया जाता है। लूर का मतलब होता है बेटा लड़की, सिर्फ महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और त्योहार कौन सा हम मनाते हैं? होली। तो जब हम होली खेलते हैं ना तब रबी की फसल पक के तैयार हो चुकी होती है। ठीक है, जब इसको हम घर में लेके आते हैं तो रबी की फसल काटने की खुशी में, जब काट के बच्चों रबी की फसल को हम घर में ले आते हैं तो फिर खुशी तो होगी। खुशी में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा हम फेस्टिवल मनाते हैं? मनाया जाने वाला पर्व। और मेरे दोस्त पर्व कौन सा होगा? फिर बैसाखी पर्व होगा। बैसाखी पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी पर्व कब मनाया जाता है दोस्त? 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो बैसाखी है बच्चों ये कहां पर ज्यादा पॉपुलर है? ये पर्व हरियाणा और पंजाब में ज्यादा पॉपुलर है। हरियाणा और पंजाब में ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रबी की फसलें होती कौन कौन सी है। फटाफट नोट करो, फिर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्त। कीजिएगा नोट फटाफट, फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके। तो अब हम जिक्र करेंगे यहां पर एग्जाम्पल की। अच्छा, बिहार में छठी पर्व मनाया जाता है, फिर तो ठीक है। इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं, बाकी फिर कल पढ़ लेंगे। ठीक है, उदाहरण में मेरे दोस्त हम कौन कौन सी फसलों को देखें, इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी बताओ सारे के सारे।
एक दो उदाहरण आप लोग भी दे दो। उदाहरण एग्जाम्पल हम बच्चों देखें तो कौन कौन सी फसलें होंगी ये। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। ठीक है, ये मुख्य फसलें हैं मेरे दोस्त। गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, राई। ये सारी की सारी आपकी कैसी फसलें हो जाएंगी मेरे दोस्त? रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो कल फिर मेरे दोस्त कृषि को हम आगे बढ़ाएंगे और 5-7 टॉपिक आपके पेंडिंग है। एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो 5-7 टॉपिक के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट मेरे दोस्त। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।